वेलकम टू माय चैनल राज न्यूज़ हिंदी। लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। थैंक यू गाइस। तरक्की की रफ्तार या पाकिस्तान की आज की जो बदहाली है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें क्या अवामिल शामिल है, ख़ासतौर पर रिकॉर्डिंग का मामला जो है वो बहुत ज़्यादा मंजर-ए-आम पे रहा। इस हवाले से जो है वो माजी में बहुत ज़्यादा पेशरफ भी देखने में आई। एक सिंपल मतलब सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में मादनियात मौजूद थी और उसका एक मुआहदा जो है 1993 से चलता चला आ रहा था। उसको हमने देखा वो 2000 में जो है वो जाके मजीद मैच्योर होता है। फिर आप फॉरेन कंपनीज़ के साथ जो है उसका एग्रीमेंट करते हैं और अल्टीमेट नतीजा उसका ये निकलता है कि वो एग्रीमेंट जो है बाद में नल एंड वाइड करार दे दिया जाता है और उसके नतीजे में वो कंपनी बाहर की जो है वो आपके ऊपर सू करती है। इंटरनेशनल अदालत में वो मुकदमा जो है वो चलाया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान पे 6000 अरब डॉलर का जो है वो एक जुर्माना आयद किया जाता है। और आज पाकिस्तान की हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इस जुर्माने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो इस तमाम तर मामलात को आउटसाइड द कोर्ट जाके जो है वो सेटलमेंट की बात कर रही है। और इसके नतीजे में होने वाला क्या है, यकीनन शायद इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा कि ये तमाम तर जो नुकसानात इस दौरान आपने बर्दाश्त किए हैं इसको पे करना पड़ेगा और उसके नतीजे में ये होगा कि वो कंपनी को दोबारा जो है वो शायद इन कर दिया जाएगा और वो शायद सस्ते नरखों में ये मुआहदा दोबारा जो है वो वहीं हम जहाँ से चले थे वहीं जाके दोबारा खड़े होंगे। इस मामले से मुताल्लिक पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ें थीं कि जिसकी बुनियाद पर हम शायद ये एग्रीमेंट वाकई जो है वो सही बुनियादों पर नहीं कर सके, या उसके बाद अगर इसको नल एंड वाइड करार भी दे दिया था और इस कंपनी से अपना मुआहदा ख़त्म भी कर लिया था, तो क्यों हम अपने मुकदमे को उस तरीके से नहीं चला सके कि जिससे पाकिस्तान को जो है वो इस नुकसान से बचाया जा सकता। आपकी तरफ आना चाहूँगा, यह पाकिस्तान में इस किस्म मतलब ये एक मजमूई सूरत हाल है। रिकॉर्डिंग के मामले को अगर हटा भी दें तो एक मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान के जहन की अक्कासी है वो इससे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में यही सब कुछ होता रहता है और अल्टीमेट नुकसान जो है वो पाकिस्तान का होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं, मनीड पीपल, उनको आदत पड़ गई है कि सुबह कोई परमिट लो इस्लामाबाद से, शाम को वो कराची में बेच दो और उसकी मलाई उतार लो। लॉन्ग जो है पीरियड इन्वेस्टमेंट का हमने अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाया, क्योंकि माइनिंग जो है इससे लॉन्ग इसकी होती है, रिटर्न होती हैं। रसूल साहब, ये सारा प्रोसेस तो हुआ था, लेकिन ये इतने सारे लोग जो इसके खिलाफ जो पटिशन में गए उसका क्या मकसद था, मतलब उससे क्या हासिल उसूल होना था? नतीजा तो आपके सामने है। देखिए, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो वो सब के सब जो थे उन्होंने इसको एज ए इशू वो सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन कर गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा उस वक्त चीफ जस्टिस था उसको ही डिडंट हैव द फॉगिएस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज माइनिंग। अगर उसको नहीं पता था तो जजेस को हर चीज़ नहीं पता होती, कोई जजेस फरिश्ते नहीं होते, लेकिन वो देन दे लीन on the advice of expert, they call them as a friend of the court and they get assistance from them कि भाई ये इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि जज का जो काम होता है इट्स एप्लीकेशन ऑफ ए जस्ट एंड फेयर माइंड। बट वो जस्ट एंड फेयर माइंड की एप्लीकेशन जब होगी जब उसके पास फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे, तो उसके सामने फैक्ट्स वो आए ही नहीं। तो जिस नतीजा ये हुआ कि उसने जो फैसला कर दिया उसको फिर 2012 में जो है जो अपना बैरिक गोल्ड वाले उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मामले को ले गए। तो उसमें फिर आपको 6 जो है बिलियन अमेरिकन डॉलर की पेनल्टी लग गई, जो कि प्रेजेंटली पोजीशन है। और अब कुछ लॉयर कह रहे हैं जी कि उसकी अपील की जा सकती है। बिल्कुल, अपील भी की है। इरफान कादिर साहब, क्या समझते हैं? अब आप अपील में भी जा रहे हैं, आउटसाइड सेटलमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये जो अभी कसूरी साहब ने एनालिसिस दिया, मैं बाय एंड लार्ज उसी से एग्री करता हूँ और उसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि आपने चूंकि मुझसे पूछा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जितनी भी इस किस्म की इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं जहाँ पे के बाहर की कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं और वो रियासत पाकिस्तान या किसी ऐसी कंपनी से
جو کہ ریاست پاکستان جو ہے کنٹرول کرتی ہے، تو اس میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس میں یوزلی ڈومیسٹک کورٹس نہیں آیا کرتے، کیونکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا جیسے قصوری صاحب فرما رہے تھے، اور وہ جوائنٹ وینچر جو تھا وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایک امریکن کمپنی تھی اس کے درمیان تھا. اور یہ سارا جو جوائنٹ وینچر ہے، اور آسٹریلین کمپنی بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ جو سارا جوائنٹ وینچر ہے یہ گورن ہوتا تھا، ایک بائیلیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی، وہ اس کو کہتے ہیں پاکستان بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ود آسٹریلیا 1993. اس سے یہ گورن ہوتا تھا اس ٹریٹی سے. تو لہذا عدالتیں جو ہے ان کا اس طرح کے معاملات میں قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ڈومیسٹک کورٹس جو ہیں یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے معاملات میں ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ میں حیران ہوں، اور قصوری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے ان کو غالباً یہ ساری چیزوں کا ادراک تھا ہی نہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کیا ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ صرف چیف جسٹس اکیلے تو بینچ پہ نہیں بیٹھے ہوتے. بالکل آف کورس چیف جسٹس جو ہے کہتے ہیں سم آر مور ایکول دین دی ادرز، تو پاکستان کے سیٹ اپ میں ریلیٹیولی چیف جسٹس ڈیفینیٹلی مور ایکول دین ادرز، لیکن وہ جو دو دوسرے ایکول تھے، میرا خیال ہے 3 یا 4 ججز کا یہ بینچ تھا، ان ججز کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ اگر وہ 2 جج اگر ڈائسنٹ کر جائیں یا 3 جج ڈائسنٹ کر جائیں تو چیف جسٹس تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہو اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو ICSID ہے، انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں پاکستان کے خلاف کوئی 5 بلین سے بھی زیادہ، تقریباً کوئی $6.25 بلین کا انہوں نے ایک ڈیمیجز کا ایک آرڈر جاری کر دیا ہے اور اوارڈ کر دی ہیں. تو یہ بہت سیریس چیز ہے، اس کو لائٹلی نہیں